तो रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। हर एक डेरिवेशन को फोड़ेंगे इस तरीके से ना कि एग्जामिनर पूरा नंबर देकर ही जाएगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक गुप्ता, आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्च पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में खास क्या है, आज की इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम देखने वाले हैं जो कि आपको लगता है हार्ड है लेकिन रियलिटी में तो बहुत आसान है। एक ऐसे ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको ये डेरिवेशन बहुत ईजी बना देगी। जी हाँ, कॉपी पेन ले लीजिए क्योंकि हलवा डेरिवेशन होने वाला है आपके लिए, तो कॉपी पेन जरूर ले लीजिएगा अगर आपने नहीं लिया है, ठीक है। और वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए अपने आज की इस वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। तो कलन विधि से गति के समीकरण निकालते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आइए गति करते हैं, तभी ना समीकरण निकलेगा। तो आइए एक सरल रेखा गति करते हैं। मान लीजिए एक पिंड है हमारा, ठीक है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो पिंड हमने लिया है, गति करना स्टार्ट किया है। तो स्टार्टिंग में समय हम इस 0 मानेंगे। स्टार्टिंग का समय कितना लेंगे? 0। अभी t बराबर 0 मतलब कि अभी स्टार्ट हुआ, गति करना स्टार्ट हुआ। तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? u होगा। जब गति करना स्टार्ट होती है तो हम प्रारंभिक वेग u लेते हैं। एंड जब ये गति करने लगती है, कुछ समय बीत जाता है, तो ये वस्तु दौड़ते 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 मान लो यहाँ पर पहुँच गई। ये पिंड आपका यहाँ पर पहुँच गया आपका। अब समय दोस्तों कुछ ना कुछ हो जाएगा, t मान लेते हैं। एंड t बराबर t पर इसका जो वेग होगा अंतिम वह v होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ विस्थापन भी तय करेगा, कुछ न कुछ त्वरण भी होगा। और ये याद रखिएगा कि त्वरण हमारा क्या होगा? एक समान होगा, एक समान होता है, ठीक है। अगर त्वरण एक समान नहीं रहा ना तो गति के तीनों समीकरण फ्लॉप हो जाएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं लगेगा। त्वरण हमेशा एक समान कांस्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स इसी को देखकर हमने ये चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड क्या लिखा है हमने? माना एक सरल रेखीय गति में t बराबर 0 पर किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u है, t बराबर t पर उसी पिंड का अंतिम वेग v है, इसका विस्थापन s है और त्वरण a है जो कि पूरी गति में एक समान है, ठीक है। कुछ भी याद नहीं करना है, ये आपने डायग्राम बनाया, आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, जो भी आपको समझ में आए आगे पीछे कर जो भी लिख दीजिए, बस लिख दीजिएगा। सबको बारे में बता देना है, सबका परिचय दे देना है यहाँ पर, ठीक है। कि एक सरल रेखीय गति में t बराबर 0 पर जो u है वह प्रारंभिक वेग है और t बराबर t पर v क्या है? अंतिम वेग है। s क्या है? विस्थापन है। a क्या है? त्वरण है, जो कि एक समान है। ये हमने परिचय दे देना है। और इसके बाद आपको आगे बढ़ना है प्रथम समीकरण की ओर, ठीक है। और प्रथम समीकरण अच्छे से समझाना है तो इसको इरेज कर देते हैं हम सभी। तो पहले आप इसको नोट कर लें, फिर ट्रिक्स के माध्यम से हम एक एक आपको समीकरण बताने वाले हैं, ठीक है। और लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला समीकरण हम निकालते हैं, ठीक है। और जो हम ट्रिक की बात कर रहे थे वो ट्रिक आपको बता देते हैं जो आपको तीनों समीकरण निकालने में मदद करेगी। वो ट्रिक है हमारा तुम्हारा वेग, तुम्हारा सिंपल सा ट्रिक है। देखिए, त का मतलब है त्वरण और वेग तो वेग ही है हमारा। तो पहला समीकरण आपका त्वरण के फॉर्मूले से निकलेगा, दूसरा समीकरण आपका वेग के फॉर्मूले से, और तीसरा समीकरण भी आपका त्वरण के फॉर्मूले से निकलेगा। बस थोड़ा सा उसमें हम ट्विस्ट करेंगे। तीसरे में भी देखो, यहाँ पर भी त्वरण का फॉर्मूला लगाया, तीसरे में भी त्वरण का फॉर्मूला ही आप लगाओगे, लेकिन बस थोड़ा सा ट्विस्ट वहाँ पर करना होगा, ठीक है। फिर आपका गति के पहले, दूसरे, तीसरे समीकरण आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। सो आइए पहला समीकरण के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? त्वरण का। त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है? a बराबर होता है dv बाई में dt। यही होता है ना? हाँ। अब क्या करना है आपको स्टूडेंट्स? आगे dv को इधर रखिए और dt को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a dt हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर कुछ नहीं, बस दोनों तरफ आप निश्चित समाकलन कर दीजिए और आपका आ जाएगा पहला समीकरण। दोनों तरफ निश्चित समाकलन आप सभी कर दीजिए आंख बंद करके, ठीक है। बस एक बार आपको निश्चित समाकलन आ जाए ना, उसके बाद डेरिवेशन आसान लगेगा। अगर आपको नहीं आता तो आप जरूर सीख लीजिए। देखिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अलग से वीडियो हमने बना रखी है समाकलन पे, आप जरूर देख लीजिएगा बाद में।
समाकलन का चिन्ह पहले क्या होता है भाई? समाकलन का चिन्ह होता है हमारा ये, ठीक है, ये होता है समाकलन का चिन्ह। लेकिन हम तो कह रहे हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में क्या हो जाता है, हमने समझाया था वीडियो में, बाउंड्री लग जाता है। एक बाउंड्री की, जिस बाउंड्री में आप करना चाहते हो समाकलन, वो बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्री किसके हिसाब से लगाएंगे भाई? किसके हिसाब से बाउंड्री लगेगा? जो डी के साथ में है ना, डी के साथ में है ना, उसी को देखकर उसी के ही हिसाब से बाउंड्री लगेगा कि शुरू कहाँ से हो रहा है वो और अंत कहाँ हो रहा है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर वेग है, डी के साथ में वी है, तो वेग का शुरुआत कहाँ से हो रहा है? शुरुआत हो रहा है तो प्रारंभिक वेग हमारा u था, तो यहाँ पर आप लिखोगे u, और अंत होते 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 अंतिम वेग v बन गया, तो यहाँ पर आप v लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर dt है, मतलब समय है। समय शुरुआत हो रहा है कहाँ से? 0 से, और अंत कहाँ पर हो रहा है? t पर, तो यहाँ t लिख दीजिए। तो ये पहला हो गया निश्चित समाकलन कैसे दिखाएंगे, बाउंड्री वाउंड्री लगाना सीख गए आप सभी, ठीक है। एंड उसके बाद करना है आप तो भाई करना पड़ेगा, समाकलन वगैरह जो होता है लगाइए दिमाग। dv का समाकलन होता है स्टूडेंट्स v, और जो बाउंड्री है वो बाहर आप चिपका दीजिए, u से v चिपका दीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो a है ना, a आपका समय से कोई रिलेशन है a का? नहीं, कुछ भी रिलेशन नहीं है। त्वरण हमारा एक समान है, ये हमारा एक समान है त्वरण, और जो बदलता नहीं है, एक समान है, वह कांस्टेंट है। कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता, वह बाहर आ जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पर dt का तो समाकलन होगा, भले a का नहीं हो रहा है, लेकिन dt का तो आप समाकलन करोगे, जो कि क्या होगा? t होगा। तो dt का समाकलन तो t हो गया हमारा, और जो लिमिट है हमारा 0 से t वो लगा दीजिए। जी हाँ, बस और कुछ नहीं है। अब उसके बाद फाइनल स्टेप में क्या करना होता है? निश्चित समाकलन में अपर लिमिट को रखना होता है, घटा देंगे फिर लोअर लिमिट को रखकर, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लीजिए कि अपर लिमिट को रखेंगे, घटा देंगे फिर लोअर लिमिट को रखकर। यही होता है आखिरी स्टेप निश्चित समाकलन का, कि अपर लिमिट को पहले रखेंगे, घटा देंगे लोअर लिमिट को रखकर। क्लियर? अरे आप ही बताओ, जो बड़ा है पहले उसको इज्जत दोगे ना। यहाँ पर जो सबसे ऊपर क्या है? v है, तो पहले v को इज्जत दीजिए आप सभी। तो v को इज्जत देंगे तो v की जगह पर v रखेंगे तो v आएगा। फिर घटा देंगे छोटे वाले को इज्जत देकर, जो नीचे है, u है नीचे, तो v की जगह पर u रख दो तो u हो जाएगा, ठीक है। v को हटाकर u रख दिया, फिर घटा देंगे बराबर में सेम चीज़ यहाँ करिए। ये तो हमारा चलो है, हमें अपर लिमिट को रखना है, t पर लिमिट है ना, इसलिए t की जगह पर ये रखो। ये नहीं कि त्वरण में a को हटाकर t रख रहे हो, इसमें मत जाओ। ब्रैकेट आपका t पर है तो इसमें आप अपर लिमिट को रखो। अपर लिमिट t है, t की जगह पर t रखोगे क्या होगा? t ही होगा। घटा देंगे लोअर लिमिट को रखकर। लोअर लिमिट क्या है? 0 है, तो 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा। एंड इसको सॉल्व करेंगे आप सभी, तो आपका पहला समीकरण देखो आ रहा है, दिख रहा है आपको पहला समीकरण। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन नहीं दिख रहा है। अगर आप v को रोकोगे, u माइनस का इसको इस तरफ भेजो, माइनस का u इधर आएगा, प्लस का u हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लस में a गुणे t यानी कि at। दोस्तों ये क्या है हमारा? फिट हो गया होगा आपको। आइए अब हम दूसरा समीकरण निकालते हैं, जो कि वेग के फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर वही हम निश्चित समाकलन करेंगे, वो भी फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम द्वितीय समीकरण का डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा समीकरण किस फॉर्मूले से आने वाला है? आपका वेग के फॉर्मूले से। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं, लिख सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं कि वेग बराबर होता है ds में dt। यहाँ से क्या करिए आप? ds लिखिए। ds किसके बराबर हो जाएगा? dt को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे आप सभी, v dt, ओके। चलिए अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेग का फॉर्मूला रख दीजिए। अभी वेग हमने निकाला ना, v बराबर u प्लस at, तो उसको यहाँ पर आप पुट कर दीजिए बस, और दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, ठीक है। दोनों तरफ निश्चित समाकलन करना याद रहे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि v बराबर u प्लस at, यहाँ पर रखें। वह स्टूडेंट्स दोनों तरफ
निश्चित समाकलन करने पर, ठीक है, ये आप लाइन पूरा कंप्लीट कर दीजिए क्योंकि अभी करना है उधर तो इसलिए जगह हमने बचा दिया है। बाकी आप सभी बहुत ही इंटेलिजेंट हो। चलिए तो यहाँ पर v का फॉर्मूला यहाँ रखते हैं और दोनों तरफ निश्चित समाकलन करेंगे हम सभी, ठीक है। तो निश्चित समाकलन का जो हमारा चिन्ह होता है ये होता है, ये समाकलन का चिन्ह हो गया। बाकी ds उतार दिया, बराबर में दूसरी तरफ भी समाकलन का चिन्ह लगा दिया और u प्लस at को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और बाहर में dt है हमारा। और चीज़ें देखो यहाँ पर बाउंड्री लगाने से पहले इसको डिवाइड कर दीजिए भाई। यहाँ पर dt को u के साथ अलग से लिख देते हैं और dt को at के साथ अलग से लिख देते हैं, ठीक है। पहले ds हो गया हमारा इक्वल्स टू एक हमारा u के साथ हमने dt को लिख दिया प्लस में, अब at के साथ अलग से हमने dt को लिख दिया। चलिए अब इसके बाद अगला स्टेप में हमें क्या करना है, कांस्टेंट जो है ना उसको बाहर निकाल देना है, क्योंकि समाकलन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट होता है जो बदलता नहीं है समय के साथ तो वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर ds चलो ठीक है, यहाँ पर देखिए u dt, u प्रारंभिक वेग, जो उसका प्रारंभिक वेग है u वो फिक्स है स्टूडेंट्स, वह समय के साथ नहीं बदलेगा। प्रारंभिक वेग जो उसका है 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो वह 10 ही रहेगा, प्रारंभिक वेग 10 ही रहेगा, तो वो तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा। त्वरण भी दोस्तों कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर समय देखिए, समय तो हमारा बदलता रहता है भाई, कभी 0 है तो कभी 1 है कभी 2 है, तो ये हमारा कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट हमारा एक u है और एक हमारा a है, तो इनको बाहर करेंगे अगले स्टेप में, ठीक है। आइए जरा स्पेस बनाते हैं। यहाँ पर हम ds का समाकलन इक्वल्स टू, यहाँ पर u बाहर निकल आया तो u को बाहर हमने कर दिया, बाकी हमारा चल रहा है dt प्लस में यहाँ पर हमने त्वरण को बाहर निकाल दिया और ब्रैकेट में dt, ओके। चलिए तो ये हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। अब दोस्तों अगला स्टेप में हमें क्या करना है, बाउंड्री लगाना है, लिमिट लगाना है, ठीक है। क्योंकि देखो समाकलन का चिन्ह लगा दिया है, बस निश्चित समाकलन करना है तो लिमिट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट आइए लगा देते हैं और समाकलन कर देते हैं, डेरिवेशन फिनिश हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आइए लिमिट लगाना हमने बताया आपको, जो d के साथ में उसी को देखकर लगाते हैं कि आखिर वो कहां से कहां तक जा रहा है। तो d के साथ हमारा s है, s विस्थापन, स्टार्टिंग में विस्थापन कितना था, 0 था। स्टार्टिंग में वस्तु टच से मस हुआ था नहीं, जब समय 0 था तो वस्तु टच से मस नहीं हुआ था, ठीक है, तब विस्थापन 0 था। लेकिन कुछ समय बाद t बराबर t पर वस्तु का विस्थापन s हो गया। तो स्टार्ट तो हुआ 0 से लेकिन पहुंचा s तक। इसी तरह यहाँ पर देखिए लिमिट लगाएंगे दूसरी तरफ में, क्या है, d के साथ में t है, d के साथ में t है, समय शुरू हो रहा है 0 से और कहाँ तक जा रहा है, t तक जा रहा है, 0 से t तक। तो आप यहाँ पर लगाओगे 0 से t तक लिमिट, ठीक है। बाकी फिर पेस्ट कर दो, 0 से s, 0 से t, 0 से t, सब उतार दो, 0 से s, 0 से t, 0 से t, बस। देखो यही सब चीज़ होता है समाकलन में, जो आपको मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं लगता, उनको नहीं समझ में आता है कि क्या लिमिट हो रहा है, क्या ऐसा समाकलन हो रहा है। लेकिन हम आपको वही चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि लिमिट कैसे लग रहा है, आप ये सीख जाइए, समाकलन कैसे हो रहा है ये सीख जाइए, फिर आपको डेरिवेशन हार्ड लगने ही नहीं वाला। दिल से कह रहे स्टूडेंट्स, आप समाकलन जरूर अच्छे सीखिएगा। हमने आपको यहाँ पर ओवरव्यू बताया, वीडियो में हमने अच्छे तरीके से समझाया समाकलन एजुकेशन शास्त्र, ठीक है, सर्च कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब समाकलन करना है ds का। तो चलिए समाकलन हो गया s, लिमिट लग गया 0 से s इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर u उतार दिया, dt का समाकलन t हो गया। कितना आसान है समाकलन, अभी 0 से t लिमिट लगा दिया, प्लस में a। अब यहाँ पर दोस्तों dt नहीं, यहाँ पर t dt है, कुछ अंदर है दोस्तों। यहाँ पर कोई अगर चीज़ होता है समाकलन के अंदर तो वहाँ पर फॉर्मूला लगता है समाकलन का, जो कि होता है जो चीज़ भी अंदर में है उसकी घात में 1 जोड़ देना होता है, ठीक है। जैसे t है, t घात क्या 1 है, तो इसकी घात में आप 1 और जोड़ दो, जो भी घात है 1 जोड़ देना होता है। फिर ओवरऑल जो घात बनी जोड़ने पर क्या हुआ, 1 + 1 हुआ, और उसी को नीचे उतार दीजिए, ठीक है। जो भी घात आएगी 1 जोड़कर उसी को नीचे उतार देना होता है, ठीक है। ऐसे केस में ये फॉर्मूला लग जाता है। जब ds था तो s हो गया, dt था तो t हो गया, लेकिन अगर t dt हो जाएगा तो फॉर्मूला लग जाता है समाकलन का कि घात में 1 जोड़ दो और वही सेम टू सेम घात नीचे उतार दो। इतना आसान है बस, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करो, लिमिट लगा दो 0 से t स्टूडेंट्स, ठीक है।
एंड फाइनली यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स लिमिट को रखोगे, सबसे पहले अपर लिमिट को रखो, फिर लोअर लिमिट को रख के घटाओ, तो क्या आएगा यहाँ पर s आएगा, ठीक है, s माइनस का 0 ऐसे हुआ ना, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर देखो u तो है ही, t रखोगे फिर 0 रख के घटाओगे तो t माइनस 0 क्या होगा, t होगा, तो यहाँ पर t हो गया प्लस में a। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर आप t रखिए, तो t रखेंगे तो आपका बनेगा 80 के पावर में दोस्तों 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और बटे में 2। लेकिन जब 0 रखोगे स्टूडेंट, 0 रखोगे तो ओवरऑल 0 ही हो जाएगा ये पूरा मामला, तो कोई फायदा ही नहीं रखने का। यहाँ पर हो गया हमारा, ये आपका डेरिवेशन फिनिश हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, लिमिट को बस रखा, समीकरण नंबर 2 आ गया, द्वितीय समीकरण हमारा, ठीक है। तो आई होप आपको ये आसान लगा होगा। सबसे ज़्यादा हार्ड लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है द्वितीय समीकरण। अगर आपको ये आ गया तो समझ लो अच्छे तरीके से आप समझ चुके हो। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट एंड फाइनल तृतीय समीकरण की ओर। क्लियर, नोट कर लें आप सभी। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं तृतीय समीकरण की ओर, ठीक है। और तृतीय समीकरण आप सभी जानते हो, फिर से तुम्हारा वेग तुम्हारे यानी कि लास्ट में त्वरण के फॉर्मूले से ये भी निकलने वाला है। तो आप सभी जानते हैं, हम जानते हैं कि जो त्वरण होता है वह होता है हमारा डी वी बाई में डी टी। अब यहाँ पर हमने कहा था कि एक ट्विस्ट करना है बस, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला तो समीकरण नंबर 1 में भी हमने यूज किया था, यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा हमें ट्विस्ट करना होगा। ds से गुणा कर देंगे, ds से डिवाइड कर देंगे, ये आपको करना है, ठीक है। और आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि ds से गुणा व भाग, ds से गुणा व भाग करने पर, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी कि ऐसे मैं नहीं लिख दिया भांग खाकर, हमने दिमाग यहाँ पर लगाया है, ठीक है, ट्विस्ट करने का। अब क्या करिए, आप देखिए एक चीज़ आप नोट करेंगे कि यार a बराबर हमारा डी बाई डी टी था। आपको पता चलेगा जब आप इसको इधर और इसको उधर करोगे, ठीक है, dv को उधर कर दो, ds को इधर कर दो, तो ds आ गया dv की जगह पर और dv चला गया ds की जगह पर, ठीक है, सही लिखा है ना हमने, कंफर्म आप सभी। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिखेगा ds बाई डी टी, ये तो होता है वेग का फॉर्मूला, वेग बराबर होता है ds बाई डी टी के। इसीलिए दोस्तों हमने ये ट्विस्ट किया कि अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें एक v मिलेगा। इस त्वरण की फॉर्मूले में हमें एक वेग मिल जाएगा v भी, ठीक है, इसलिए हमने किया था। तो यहाँ से त्वरण बराबर क्या हो गया, यहाँ पर वेग और dv बाई ds बन गया, dv बाई ds बन गया। तो एक त्वरण का एक नया फॉर्मूला आप देख लीजिए कि त्वरण का ये भी फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स v dv बाई ds, v dv बाई ds। ये फॉर्मूला दोस्तों बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चंस को करने में यूज होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में इस फॉर्मूले का यूज नहीं होगा, बस डेरिवेशन के लिए यूज किया जा रहा है। अब आगे क्या करना है वही, अब देखो कुछ नहीं करना, अब उसी समाकलन करना है निश्चित वाला। सबसे पहले इसको इधर गुणा कर दो, a ds हो गया इक्वल्स टू दूसरी तरफ v dv। फिर क्या करना है, दोनों तरफ निश्चित समाकलन करने पर, और कुछ नहीं, डेरिवेशन फिनिश हो जाएगा। फिर तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या करना है, अब आप समझ गए हो स्टूडेंट्स, निश्चित समाकलन करना है, ठीक है। इसलिए हम पूरा नहीं लिख रहे क्योंकि अब आप समझ चुके हो अच्छे तरीके से। तो u समाकलन का चिन्ह लगाइए a ds, दूसरी तरफ u समाकलन का चिन्ह लगाइए v dv स्टूडेंट्स, ठीक है। और बात करें बाउंड्री की, तो बाउंड्री भी आप लगा लोगे। आप देखो यहाँ पर d के साथ में विस्थापन है, विस्थापन शुरू कहाँ से हो रहा है, अंत कहाँ हो रहा है, ये बताइए। शुरू में 0 था विस्थापन, अंत में s हो गया, ठीक है। तो लिमिट लगेगा 0 से s तक। यहाँ पर देखिए d के साथ में v है, वेग शुरू में क्या था, u था, लास्ट में जाकर v हो गया, तो u से v गया, ठीक है। प्रारंभ अंत, प्रारंभ में विस्थापन 0, अंतिम में s हो गया विस्थापन। अब इसके बाद समाकलन करते हैं, और उससे पहले ये त्वरण हमारा एक समान है। कांस्टेंट को बाहर निकालना मत भूलिएगा, जो कांस्टेंट है समाकलन से पहले बाहर निकाल दो, उसके बाद समाकलन करिएगा, ठीक है, हमेशा ये याद रखिए। तो एक समान है त्वरण, तो ये बाहर आ गया, अंदर में केवल हमारा ds बचा जो कि 0 से s। और इधर में दोस्तों वेग, ये अंतिम वेग दोस्तों आपका कांस्टेंट नहीं है, इसका कारण अभी आपको बताते हैं।
देखिए जब कोई चीज़ शुरू होता है ये तो हमें पता है कहाँ से शुरू हो रहा है, जब शुरू हो रहा है तब वेग हमें पता है क्या है, लेकिन दोस्तों समय फिक्स है, समय हमारा बदल रहा है। अगर ये t बराबर 2 सेकेंड हुआ तो यहाँ पर ये वेग हमारा कुछ और होगा। अगर हम t को दोस्तों 2 की जगह पर 3 ले लें तो ये अंतिम वेग कुछ और होगा। अगर t को हमने 4 ले लिया तो अंतिम वेग कुछ और होगा। लेकिन यहाँ पर तो समय फिक्स है, 0 समय फिक्स, वेग फिक्स है। लेकिन t बराबर t पर समय क्या है आपको ना पता, हमें ना पता, वेग क्या होगा ना पता, मतलब कि वेग बदलता रहेगा। अंतिम वाला प्रारंभिक वाला फिक्स है, समय फिक्स है, प्रारंभिक वाला वेग फिक्स है, लेकिन अंतिम समय क्या है, 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, नहीं फिक्स ना। इसलिए ये भी दोस्तों परिवर्ती है, ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसका समाकलन होगा, इसको कांस्टेंट आप नहीं मानोगे। समझ गए आप सभी? यही सब चीजें होती हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता होती कि आखिर प्रारंभिक वेग को क्यों बोला गया कांस्टेंट। दूसरे समीकरण में कहा गया प्रारंभिक वेग कांस्टेंट है, तीसरे में कहा जा रहा है कि ये दोस्तों कांस्टेंट नहीं है। क्यों, कारण क्या है आपको बताया ना हमने। आई होप आपको मजा आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे समाकलन करने की ओर। आइए करते हैं समाकलन, बस करना है हमें। ए का ए उतर गया, ds का समाकलन हो गया s, और 0 से s लिमिट लग गया इक्वल्स टू, देखिए v dv, यहाँ पर v dv फॉर्मूला से होगा, फॉर्मूला जो कि कहता है कि घात में 1 जोड़ दो। घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना भाई। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और यही घात को नीचे भी उतार देना है। फिर लिमिट लगा दीजिए जो है u से v, सिंपल, ठीक है। 1 हो गया हमारा 2, यहाँ पर भी नीचे भी आ जाएगा 2। फिर स्टूडेंट्स आप लिमिट को रखेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट घटाएंगे, यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो आपको देखोगे यहाँ पर आपको दिखेगा as, यहाँ पर बन जाएगा as। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो as हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप अपर लिमिट v रखिए, माइनस में लोअर लिमिट रखिए, ठीक है। और ये 2 आपका कांस्टेंट है, 2 को हम इधर गुणा कर दे रहे हैं, इस 2 का दोस्तों मल्टीप्लाई हम इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये 2 हमने क्या किया, यहाँ का जो 2 है वो इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना, क्या बचा हमारा, केवल ये v का स्क्वायर और जो लिमिट है u से v, 2 का गुणा इधर कर दिया हमने सिंपली। यहाँ पर भी अपर लिमिट रखिए, फिर लोअर लिमिट रख के घटा दीजिए, तो स्टूडेंट्स आपका दिखेगा 2as इक्वल्स टू अपर लिमिट v स्क्वायर, लोअर लिमिट माइनस का u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आप u स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे स्टूडेंट्स तो आपका गति का तीसरा समीकरण, थर्ड इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आप कर लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा जगह ही नहीं दिख रहा है कहाँ करा जाए। यहाँ पर माइनस का u स्क्वायर बस इधर ला दीजिएगा, थर्ड इक्वेशन आपके सामने आ जाएगा, जो कि इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस का 2as, ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। एंड ये वीडियो भी अब हमारी यहाँ पर हो गई फिनिश, और आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो चुका होगा, अच्छे समझ में आ चुका होगा। देखिए एक बार और आपको ये प्रैक्टिस करना है, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है किसी डेरिवेशन में तो आप दोबारा देखिए, अच्छे से समझ लीजिए इस वीडियो में, ठीक है। ये नहीं कि आज देखा इसको छोड़ दिया, नहीं, आप 1-2 बार देखेंगे तभी होगा। कि हमने अगर थ्योरी को फील कर लिया तो वो माइंड में फिट हो जाता है, लेकिन कोई डेरिवेशन होता है ना, उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करना ही पड़ता है भाई, ठीक है। आप सभी जानते हो, दोबारा आप संडे को जब भी टाइम मिले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखकर प्लेलिस्ट में पड़ा रहेगा दोस्तों क्लास 11th फिजिक्स 2025 में हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मौजूद रहेगा क्लास 11 से रिलेटेड, तो आप एक बार जरूर विजिट करिएगा उस प्लेस में भी, और हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। स्टूडेंट्स अगर आपने यहाँ तक देखा है, अच्छी लगी हो तो लाइक करके ही जाइएगा, और अपने दोस्त मित्र को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिले, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।